ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे लग्जरी जहाज और अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है और इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं। बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रिटीज से लेकर इमिग्रेंट्स तक जो अमेरिका जा रहे हैं अपनी बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमांड 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ ने संभाली थी। पब्लिक और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट थी इस जहाज के पहले सफर को लेकर। आखिर ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, 269 मीटर्स लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई में। अगर हम बात करें शिप के अंदर की डेकोरेशंस और फैसिलिटीज की, 5 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ रही थी। स्टेन ग्लास की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट्स, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया इस टाइटैनिक को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। इस जहाज को व्हाइट स्टार नामी कंपनी ने बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इस जहाज को लेके इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने पब्लिक के सामने आकर एक दावा किया कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी ये कभी डूब नहीं सकता। लेकिन हैरानगी की बात तो ये है कि अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग्स मिलने लग जाती हैं। यानी जिस अटलांटिक ओशन के ऊपर तैर कर ये टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहाँ पर पहले से आइस मौजूद है। जी हाँ, बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, यानी आइसबर्ग्स। ये वार्निंग्स कोई अनयूजुअल एक्टिविटीज नहीं है। समंदर में सफर करने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के जरिए कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समंदर के इस हिस्से में बहुत सारी बर्फ मौजूद है, लिहाजा ध्यान से सफर करना। इस वार्निंग के बाद डेंजर से निपटने के लिए टाइटैनिक अपने रूट्स को 2 बार तब्दील करती है, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं करती। 21.5 नॉट्स जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, इसी स्पीड में टाइटैनिक अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही थी। 14 अप्रैल 1912 तक 7 और आइस वार्निंग टाइटैनिक को रिसीव होती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके साथी इन वार्निंग्स को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। टेम्परेचर नीचे गिरता है। इस 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि इस रात चांद बाहर नहीं आया था। बगैर मून के कोई मून लाइट नहीं थी, तो इसी वजह से जीरो विजिबिलिटी थी। जहाज के ऊपर एक क्रूज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट के ऊपर होता है। इसको हम इजी लैंग्वेज में लुकआउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमेशा किसी न किसी को बिठा के रखा जाता है कि जहाज के सामने आने वाली चीजों पर नजर रखे और सही टाइम के ऊपर कैप्टन को आगाह कर सके कि कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं आ रही सामने से। जो बंदा यहाँ पर बैठा होता है उसको कभी कभार या फिर ज्यादातर ठंडी हवाओं और तूफानों का सामना करना पड़ता है। रात के वक्त ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से पानी भी निकलने लग जाता है। इसी वजह से सामने उसे कोई चीज नजर नहीं आती। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नामी एक शख्स इस नेस्ट के ऊपर बैठा होता है, जो कि जहाज का ही क्रू मेंबर होता है, जो कि देखकर बहुत हैरान रह जाता है कि सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ यानी आइसबर्ग आ गया है। वो बार बार घंटी को बजाता है कि नीचे बैठे हुए शख्स सुन सकें और फिर फोन उठाकर कॉल करता है। जब आगे से कोई फोन उठाता है तो वो ऑफिसर्स को चिल्ला कर कहता है, सामने अपने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज का रुख मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को पैगाम देते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ दो। लेकिन बदकिस्मती से तब बहुत देर हो चुकी थी। 11:40 जहाज जाकर इस बहुत बड़े आइसबर्ग से टकरा जाता है। 10 सेकंड तक ये जहाज इस आइसबर्ग से घिसकता चला गया और इस जहाज की बॉडी में नीचे की तरफ बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसी की वजह से शिप्स की मेन बॉडी में छोटे छोटे होल्स भी आ गए। कैप्टन स्मिथ और इस जहाज के आर्किटेक्ट थॉमस एड्रस फौरन पहुंचे कि इस जहाज को देखा जाए कि इस इम्पैक्ट की वजह से इस जहाज को कहां पर चोट पहुंची है और आखिर कितनी। जब उन्होंने देखा तो वो कम्प्लीटली शॉक रह गए कि ये जहाज तो फौरन डूब जाएगा। इन्हें लगता था कि ये जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी डूब नहीं सकता। आप लोगों ने इस वीडियो के शुरू में सुना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है क्योंकि इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। इसके 2 मेन सेफ्टी फीचर्स थे जिसकी वजह से इसे ऐसा माना जाता था कि ये अनसिंकेबल है। पहला ये था कि इस जहाज में एक डबल बॉटम हल था। हल से मुराद के जहाज की मेन बॉडी। डबल बॉटम हल से मुराद है कि इस जहाज में 2 बॉडीज हैं, यानी 2 मेन लेयर्स हैं। यानी यूं कह लेते हैं कि अगर एक लेयर टूट भी गई तो
दूसरी लेयर जहाज को प्रॉपर प्रोटेक्ट करेगी। और दूसरा यानी इसका मेन सेफ्टी फीचर ये है कि इसको 16 अलग-अलग वाटर कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। अब बढ़ते हैं आगे। 16 में से अगर 4 वाटर कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं तो टाइटैनिक को कोई खतरा नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ था वो एक्चुअली टाइटैनिक की साइड में हुआ था। तो वो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का भी नहीं था, क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी और डबल बॉटम हल जो था वो टाइटैनिक के नीचे था। इम्पैक्ट कितना खतरनाक था, 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट्स में ऑलरेडी पानी भर चुका था, यानी वो ब्रीच हो चुके थे, लेकिन लिमिट तो सिर्फ 4 तक की थी। 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने से मुराद ये था इसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। टकराव होने के थोड़ी देर बाद ठीक 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने तमाम क्रू मेंबर्स को कि एक डिस्टेंस कॉल भेजो रेडियो के ऊपर, यानी जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद अपनी कॉल को पकड़ लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्टेंस सिग्नल्स भेजते रहते हैं रेडियो के ऊपर, लेकिन उस टाइम तक उन्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो अपनी हिम्मत ना हारते हुए एक के ऊपर एक सिग्नल्स भेजते जाते हैं, यानी कोई तो मौजूद होगा जो हमारे सिग्नल्स को सुन लेगा। 20 मिनट बाद यानी 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जो टाइटैनिक के पास मौजूद था वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और अपने क्रू मेंबर्स को कहता है कि जहाज को टाइटैनिक की तरफ मोड़ा जाए, हम उन्हें बचाने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। ये जहाज टाइटैनिक के पास तो जरूर था, लेकिन 107 किलोमीटर के फासले पर। अगर ये जहाज टाइटैनिक की तरफ अपनी टॉप स्पीड में भी बढ़कर जाए तो फिर भी इसे टाइटैनिक तक पहुँचने में 3.5 घंटे का वक्त लग सकता था। 3.5 घंटे के वक्त के अंदर क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स और रॉकेट्स हवा के अंदर जलाते हैं इस उम्मीद में कि कोई आसपास शिप मौजूद हो और हमारी मदद के लिए पहुंच जाए, लेकिन बदकिस्मती से कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पांस नहीं आया। कैप्टन स्मिथ अब ये फैसला करते हैं कि पैसेंजर्स को अब इवैक्यूएट किया जाए, यानी लाइफ बोट्स का इस्तेमाल करके। अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल औरतों और बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी शिप्स में बैठकर सेव होने के लिए। जहाज में बैठे हुए पैसेंजर्स की अगर बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, ये कभी डूब नहीं सकता। आखिर जो कंपनी ने एड चलाई थी वो तो बार बार यही कह रही थी कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता, लेकिन उनका मानना ये था हाँ हम टकरा गए होंगे किसी आइसबर्ग के साथ, लेकिन ये जहाज नहीं डूबने वाला। इसी रीजन की वजह से जब पहली लाइफ बोट नीचे उतारी गई उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी तो जरूर थी, लेकिन उसमें सिर्फ 28 लोग ही गए। आधी लाइफ बोट खाली नीचे उतरी, लेकिन टाइम गुजरते ही एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। अब आहिस्ता आहिस्ता पैसेंजर्स ने रियलाइज करना स्टार्ट किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। जब पैसेंजर्स को ये चीज रियलाइज हो गई तो अजीब सा एक पैनिक माहौल पैदा हो गया और एक ऐसी क्यूरियोसिटी पैदा हुई जहाँ पर पैसेंजर्स इधर उधर भागने लगे। ठीक 1 बजे पानी इतना जहाज के अंदर भर चुका था कि उसका जो आगे वाला हिस्सा यानी उसकी बो पानी के अंदर डूब गई और जो टाइटैनिक का पीछे वाला हिस्सा था यानी उसके प्रोपेलर्स वो पानी के बाहर आ गए। जब जहाज का टिल्ट इतना नीचे हुआ तो जहाज में अचानक से गुत्थम गुत्थी पैदा हो गई, लेकिन कुछ लोगों ने रियलिटी मान ली थी और वो जहाज में ही रुके रहे। कुछ लोगों ने खुदकुशी भी कर ली। आज के दिन 113 सालों बाद भी टाइटैनिक को लेकर लोगों के दिलों में जो फैसिनेशंस हैं वो अभी तक भी मौजूद हैं। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लीव पाल्मर ने प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे, उस ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपी कैट मॉडल। इन्होंने ये भी जरूर कहा था कि वो सेम रूट पर चलेगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस टाइटैनिक 2 में सब चीजें वैसी बनाई जाएंगी जैसे उस ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज के अंदर मौजूद थी। एग्जैक्ट रेप्लिका बनाया जाए उस टाइटैनिक के साथ का तो उसमें कोई टेलीविजन और कोई वाईफाई नहीं होगा और एक्चुअली में उसे कोई यूज करना नहीं चाहेगा। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल टाइटैनिक 2 जहाज अपने सफर पर निकलने से पहले ही डूब गया हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और पहले वाली वीडियोस की तरह आपने इसे भरपूर लाइक एंड शेयर किया होगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।